गजाननं भूतगणाति सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशो कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद। आजम खान साहब की जगह नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो क्या कोई नहीं ले सकता। मैं जिस पार्टी में रहा हमेशा वहाँ के लोगों को बढ़ाया। जो लोग टोकरा लेके चलते थे उनको मिनिस्टर बना दिया। मोदी जी मुझे तुमसे कहना है, क्यों बीजेपी में क्यों नहीं जाना? नमस्कार। राजनीति में नेता तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कद्दावर नेता बहुत कम मिलते हैं। और जब बात ऐसे कद्दावर नेता की हो जिसने अपनी राजनीति कार्यकाल में अपनी 8 साल की बेटी के अंतिम संस्कार में सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाए कि उन्हें जनता के बीच जाना था और समाज के लिए काम करना था, ऐसे ही कद्दावर नेता आज हमारे साथ हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हल्ला पॉडकास्ट में। जो मैंने अपने इंट्रो में एक बात कही, कद्दावर नेता, आपके हिसाब से कद्दावर नेता की पहचान, क्योंकि आजकल राजनीति में हर कोई अपने आप को ये बताता है ये कद्दावर नेता है, जिसके पास घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, बड़ा बंगला है, गाड़ी है। क्या मानते हैं, वो आते हैं कद्दावर नेता, या वो जो पब्लिक के बीच जाते हैं, पब्लिक के इंटरेक्शन करते हैं और उनका जनाधार अच्छा होता है? देखिए, कोई कद्दावर माने, मैं अपने आप को कद्दावर नहीं मानता हूँ। मैं एक तरीके का वर्कर था, वर्कर हूँ, वर्कर ही रहूँगा। अब कद्दावर मानने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग सोचने का ढंग है। मैं तो इस तरफ कभी सोचा ही नहीं कि कद्दावर क्या होता है, कैसे होता है। भाई, अगर कोई समाज के बीच में लोकप्रिय है तो उसका कद बड़ा है, और जिसका कद बड़ा है वही कद्दावर है। तो देखना है कि लोकप्रिय कौन है। कभी कोई लोकप्रिय हो जाता है, वही कल के दिन उससे लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो इंसान है, कभी ना चाहते हुए ऐसा काम हो जाता है कि जिससे उसका सारा कद घट के छोटा सा हो जाता है। तो कद्दावर जो है वो बढ़ता घटता रहता है कद। राजनीति ये राजनीति में भी, और मैं समझता हूँ सार्वजनिक ज़िंदगी में भी। हमारे यहाँ जो कहते हैं कि ईमान जो है वो घटता बढ़ता रहता है। जब ईमान घटता बढ़ता रहता है तो ईमान के आधार पर कद भी बढ़ता घटता रहता है। कभी कुछ ईमान कह रहा है, कभी कुछ वो कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। उसी सब में कुछ गलत भी हो जाता है, इंसान से गलतियां होती हैं। तो कद्दावर आदमी हमेशा नहीं रहता है। कद्दावर तो जब है जबकि कद उसका बड़ा, तो जब है जबकि वो अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है भाई, लेकिन पहले उनके बारे में सोचिए जिन्होंने आपको इस कद पे पहुंचाया। बिल्कुल। जो आपने जैसे बात कही, ये बात सच है कि आज की राजनीति में पावर, पैसा, पद, यही चाहिए होता है। मोस्टली जो जब राजनीति में जो एंट्री करते हैं वो इसीलिए करते हैं। लेकिन आपने अपने राजनीति काल में पावर भी देखा, पैसा भी देखा, पद भी देखा। तो अब जब आप एक बार नई राजनीति की तरफ हम कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं, चूँकि अब आप बीएसपी से कांग्रेस, कांग्रेस से अब सपा में आप आ गए हैं, तो क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ क्या हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की? महत्वाकांक्षाएं जो थी व्यक्तिगत, वो काफ़ी पूरी हो चुकी। आदमी जब 40 साल तक एक काम करता है तो वो हैबिचुअल हो जाता है। एक तरीके से वो उसकी खुराक हो जाती है। लोगों के बीच में जाना, उनके दुख दर्द में शामिल होना। अगर वो घर में बैठा रहेगा तो बीमार हो जाएगा, जिसको मैंने पिछले दिनों कहा था कि जंग लग जाएगी। तो जंग लगना का मतलब वही है कि बैठे बैठे बीमार हो जाएगा, जंग लग जाएगी। तो बात तो वही है कि काम करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या पिछले 8 साल में बीमार हो गए आप? काफ़ी हद तक। आखिरी टाइम नहीं आया था, हट गया मैंने पहले कहा मुझे जंग लग रहा था, पूरा नहीं लगा था। सही समय पे आपने सही निर्णय लिया। मैं ऐसा सोचता हूँ, कोई ज़रूरी थोड़ी जो मैं जो सोचता हूँ वो सही हो, या हर इंसान जब कोई चीज़ सोचता है तो बिल्कुल वो परफेक्ट हो। देखिए, ये सवाल हम आपसे नहीं करेंगे कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा। सवाल ये है कि सपा में आने का निर्णय क्यों लिया आपने? देखिए साहब, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। आप लोग पहले भी मुझसे पूछते थे किस पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे। अंडरस्टूड था। आप जानते हैं बीजेपी में जाना नहीं था। क्यों बीजेपी में क्यों नहीं जाना था? देखिए, विचारधारा होती है। मेरी विचारधारा
से बीजेपी की विचारधारा तालमेल नहीं खाती। और विचारधारा भाई की अलग हो सकती है, बेटे की अलग हो सकती है, विचारधारा अलग अलग होती है। उस विचारधारा से मेरा तालमेल नहीं बनता। मैंने आपको, लोगों ने कहा घर वापसी, मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं। तो जब दो हट गए तो बचा क्या? कांग्रेस हम छोड़ के आ रहे हैं, तो बचा क्या? तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था कहाँ जाएंगे। ये क्या तो फैसला मजबूरी आप, का फैसला है क्या जी? कि जो आपने कहा बचा क्या, तो सिर्फ सपा नहीं, बची इसलिए? मजबूरी का फैसला नहीं। शायद आपने, जब मैंने ज्वाइनिंग की है तो मेरी बात आपने सुनी नहीं। छोड़ने का तो मजबूरी का फैसला था, जाने का मजबूरी का फैसला नहीं था। और जब मन मिलता है तभी आदमी जाता है। बिल्कुल। छोड़ता, घर छोड़ता है मजबूरी में छोड़ता है। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। साहिल माने किनारा। तो अब वो किनारा मुझे दिखाई दिया समाजवादी पार्टी, तो मजबूरी कहाँ हुआ। पर इस समय प्रदेश की मीडिया में और सियासी पूरे खेमे में यही कहा जा रहा है कि सपा में आपका आना किसी का सियासी खेल बिगाड़ना है। मेरा क्या बनेगा किसी का खेल बिगाड़ के? शायद आप बहुत छोटी होंगी, या हो सकता है पैदा ना हुई होंगी, तब से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं जिस पार्टी में रहा हमेशा वहाँ के लोगों को बढ़ाया। जो लोग टोकरा लेके चलते थे उनको मिनिस्टर बना दिया। जो लोग जिला अध्यक्ष थे हटा दिए गए। इसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए। गवर्नमेंट बनती है और कहते हैं हमको माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना दिए। चेयरमैन नहीं, मेंबर नहीं। क्यों आप चक्कर पड़ रहे हो? बोले कि नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 200-400 बता दूंगा इसे। 4 बार की गवर्नमेंट में 200-400 बता दूंगा। इसमें मुस्लिम भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, बैकवर्ड भी हैं, हाई कास्ट भी हैं। तो वो आए, कहने लगे ऐसा है कि वक्फ बोर्ड का मेंबर बना दीजिए। मैं कहा नहीं। बोले क्या नाराज़ हैं आप हमसे? मैं कहा नहीं। कहा तो मैं क्या करूं? मैंने कहा जाके पेपर तैयार करो, आपको राज्यसभा का एमपी बनना है। और वो हैं सालिम अंसारी मऊ के। एक नहीं, मैं आपको और भी तमाम राज्यसभा के एमपी। एसपी सिंह बघेल आज सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। बघेल जी। कभी जाके बात कर लीजिए। इस टाइम पे 66 एमएलए बीजेपी में हैं। अब मैं ये कहूँगा मैंने बनाया तो ये तो ठीक नहीं है। 8 मिनिस्टर बीजेपी में हैं और हमारे साथ काम करने वाले एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी में हैं, सपा में हैं। कौन सी ऐसी पार्टी? और कोई जिला ऐसा बता दीजिए कि जिस जिले में कम से कम 6 से लेके 12 लोगों को मिनिस्टर, एमएलए, एमपी न बनाया हो। तो मेरा सफर सवाल कहाँ से आ गया? मैंने कभी अपना नहीं देखा। तो जिस लिहाज से आप बता रहे हैं उस लिहाज से तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर समाजवादी पार्टी भले ही ना कहे, आप ये ना कहें, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़म खान की जगह आप बखूबी और उससे ज़्यादा अच्छी तरह से ले सकते हैं। देखिए ये कहना ठीक नहीं। और मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स से हट करके बात कर रहा हूँ। आज़म खान साहब की जगह नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो क्या कोई नहीं ले सकता। अब आज़म खान साहब और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कंपेयर करने या आगे पीछे करने का सवाल जहाँ तक है, तो आज़म खान साहब हमेशा से आगे थे, आगे हैं, आगे रहेंगे। जेल में जाने से क्या खत्म हो गया सब? लालू यादव जी जेल में गए तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष खत्म हो गए थे? आज़म खान साहब मुझसे उम्र में 12 या 14 साल बड़े। आज़म खान साहब की क्वालिफिकेशन मुझसे ज़्यादा है। मैं सिर्फ LLB हूँ, वो LLM है। आज़म खान साहब मुझसे पहले MLA बने। आज़म खान साहब मुझसे पहले मिनिस्टर बने। लेकिन पब्लिक के बीच में कितनी आपकी
वैल्यू है या पब्लिक कितना पसंद कर रही है। कई नेता आपने बनाए हैं, कई मिनिस्टर्स आपने बनाए हैं, आपकी जो जनता के बीच में एक इम्पोर्टेंस अच्छी है। ये कहा जा सकता है कि आज़म खान एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अच्छे नेता भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे नेता भी होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपका पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है तो गलत नहीं है ये कहना कि बदलाव आएगा आपके जाने से सपा में। नहीं, मैं बदलाव के लिए ही गया हूँ, लेकिन इसका आजम खान साहब से कंपेयर करना मुनासिब नहीं है। कौन क्या सोचता है मुझे उससे मतलब नहीं, मैं क्या सोचता हूँ क्योंकि जवाब मुझे देना है, सवाल आप मुझसे कर रही हैं। जो मैं सोचता हूँ, आजम खान साहब से मेरी ना कोई बराबरी है ना हो सकती है। वो बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े लीडर। मायावती की सरकार में एक बड़ा पद था आपके पास, 17-18 विभाग थे आपके पास। कहा भी जाता था कि मिनी मुख्यमंत्री, हालांकि आपने उसको नकार दिया, आप नहीं मानते इस बात को, लेकिन ये बात है कि आपका जो पावर था, चूँकि हम लोगों ने खुद देखा है उस समय जो पूरा पार्टी का संगठन तैयार करना, पार्टी किस तरह से आगे जाएगी चुनाव में, और उस समय ये बात सच है कि पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा भी था। तो अब ऐसे में नहीं लगता है कि जिस पार्टी ने भी आप पर भरोसा किया, जिसकी नेता ने भी आपका भरोसा किया, उसका साथ छोड़ना कोई गलत डिसीजन रहा आपका? मैंने साथ नहीं छोड़ा। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, कांशीराम साहब महापुरुष थे। उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। पार्टी बनने से पहले मैं उनके साथ टच में आ गया था। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं डिफेंस में था, नौकरी छोड़ के गया था। मेरी माँ बीमार थी तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी। कांशीराम साहब के टच में आया, लेकिन मैं ज़्यादा नज़दीक पहुंचा 90 में। 83 में मैं उनके टच में आ गया था। तो बहुजन समाज पार्टी बनाई कांशीराम साहब ने, और लाखों लोग उसमें थे बनाने में। यानी उस बहुजन समाज पार्टी रूपी मकान में लाखों ईंट लगी। उस लाखों में से एक ईंट मैं भी हूँ। लेकिन आप मजबूत ईंट थे, नींव की ईंट थे। लेकिन अगर वो मकान कमज़ोर होता है, उसकी दीवारें जर्जर होती हैं, तो मैं चाहे जिस मकान में रहूं, टीस तो रहेगी। क्या ये टीस कुछ मिट सकती है आने वाले समय में? नहीं, जिस मकान को बनाया जाता है, कभी आप छोड़ दीजिए, बेच भी दीजिए, तो ये तो यार ये मेरा मकान है, मैंने इसको बनाया। लगाव तो रहता है। आप बेच दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सहमत हूँ इससे। तो पर वही बात है। तो क्या कभी उस मकान में दोबारा वापस जाने का मौका मिले? जाना हो तो इसी बार भी चला जाता, मैं मना क्यों करता? सवाल नहीं। सवाल नहीं है दोबारा जाने का। अच्छा, ये राजनीति की बातें जब हो रही हैं, तो अब चूंकि कांग्रेस आपने छोड़ा, कांग्रेस के बाद आप सपा में आए, राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री जी अक्सर अलग अलग संज्ञा देते हैं राहुल गांधी को, कुछ सहमत हैं उनकी उन संज्ञाओं से आप? जो आदमी कभी सच बोलता ही ना हो, उसकी किसी बात को क्यों हम गंभीरता से लें? नहीं, अखिलेश जी भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। क्या राहुल गांधी के लिए क्या कहते हैं बताइए? कई बार जब उनसे सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पप्पू हैं या सोना निकलेगा, तो जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ उन्होंने देखा होगा इसीलिए ये बोला, क्योंकि उन्होंने नकारा नहीं इस बात को। उनकी ओपिनियन बताई ना उन्होंने, लेकिन नकारा भी नहीं ना। नकार नहीं हो गया। या तो वो कहते हाँ मैं सहमत हूँ, उन्होंने कटाक्ष किया उनके ऊपर। ये तो डिप्लोमेटिक जवाब दिया मैं उन्होंने तो ना। सीधा सा डिप्लोमेटिक नहीं, मैं सीधा सा जवाब देता हूँ। जो आदमी सिर्फ हवा में घूम रहा हो, देश के क्या हाल है, महंगाई कहाँ पे है, बेरोजगारी कहाँ पर है, किसान 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, आपने काला कानून पे थोप दिया, रास्ते में कीले गाड़ दिए, समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, 731 किसान मर गए। फिर आप कहते हैं ये कानून काला, हम वापस ले रहे हैं। अगर वो काला था तो उसको आपने लागू क्यों किया? ठीक है, आपने वापस ले लिया, सब ठीक है, लेकिन वो 731 जो मर गए, उनकी मौत का जिम्मेदार तो आप हो। उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? जितने आपने देशों के दौरे किए,
कभी तो आप नमस्ते ट्रम्प करते हो और कभी ट्रम्प जी कोरोना लेके आ जाते हैं तो पता चलता है कि अब तुम्हारे ऊपर टैरिफ लग गई और तुम इतने मजबूर हो जाते हो। पुलवामा में जो हुआ आपने देखा, हम बिल्कुल। कुछ नहीं कर पाए। पहलगाम में किया, आपने नहीं देखा होगा कि पहलगाम से पाकिस्तान की दूरी कितनी है, कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 4 घंटा लगेगा। कोई हेलीकॉप्टर से तो नहीं आए थे आतंकवादी, कोई प्लेन से तो नहीं आए थे। आने में 4 घंटे, जाने में 4 घंटे। 4 घंटे आए और वारदात किया और करके वापस चले गए। तुम क्या कर रहे थे? एक डंडे वाला पुलिस वाला वहाँ पे नहीं था, बिल्कुल। एक डंडे वाला पुलिस वाला वहाँ पर नहीं था। और इसके बाद हमारी सेना ने, और मुझे गर्व है, सोफिया कुरैशी के इसलिए नहीं गर्व है कि वो मुस्लिम है, गर्व इसलिए है कि सिग्नल कोर में वो भी है, सिग्नल कोर में मैं भी था। वो करके चले गए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, घर में घुस के मारा, सेना ने मारा। मोदी जी कहते हैं शाबाश बहादुर। वाह अरे भैया, हमने ये कर दिया, तुमने क्या कर दिया भाई? मैं तो सेना को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है भाई, ये सब हो गया। और ट्रंप कहते हैं सीज फायर। कौन है ट्रंप? बात भी मान ली गई उनकी। वही उसी पे आ रहा हूँ। और सीज फायर हो गया। मुंह से कुछ भी आप बोलते रहे हो, लेकिन आपने उस पर अमल किया। सीज फायर करना था तो हमारी सेना करती ना, सीज फायर करना था तो हमारी सरकार करती ना। हालांकि मोदी जी के इस फैसले से भारत की जनता भी खुश नहीं थी ना, वो कोई खुश नहीं है, चुपचाप कोई भी रहे। क्या करे, बुलडोजर चल जाएगा। करे क्या भाई, डंडा चल जाएगा, दूसरे दिन जेल में चले जाओगे। 20 तो केस लग जाएंगे, हो सकता है कल मेरे भी ऊपर भी लग जाए। पर केस से तो आप कभी डरे ही नहीं, इतने उससे केस फर्क नहीं। आपके ऊपर अरे जो हुए, आदमी, ईडी की जांच हुई, सरकार में मंत्री रहते भी तमाम जांच हुई। जो आदमी बॉर्डर में गोली चलाता रहा हो विदेशियों से, कोई मतलब नहीं। चलिए, मैं सीधा सा ये कहना चाह रहा था कि उसके बाद तुम हवाई दौरे करते रहे। मोदी जी, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, एक विनती करता हूँ। ज़मीन पे बहुत बुरी हालत है, नाबालिग बेटियों की इज्जत नहीं बच रही है, दलित में सुरक्षित नहीं, मुसलमानों को माँ ब्लीचिंग के नाम पे क्या किया जा रहा है, पिछड़ों के साथ क्या किया जा रहा है, शंकराचार्य भी अब नहीं बच रहे हैं। तुम आसमान में घूम रहे, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, उस देश से उस देश। मोदी जी, मुझे तुमसे कहना है कि तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना। मुझे तुमसे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। वाह, बहुत बढ़िया, सही बात है। तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, राहुल गांधी जी को मैं अच्छा नेता मानता हूँ। राहुल गांधी जी जुमलेबाज नहीं। मैं उस पार्टी में था, इसका मतलब मैं किसी का अपमान थोड़ी करूँगा, छोड़ के चला आया। मेरी राहुल बुराई कांग्रेस से थोड़ी, मैं काम नहीं कर पाया, ये मेरी कमी हो सकती है। मैं किसी की बुराई करने थोड़ी बैठा हूँ। राहुल गांधी या मायावती? नहीं, भाई जी अपने स्तर की हैं, वो अपने स्तर की हैं। कंपेयर करने से कोई वो थोड़ी, आपने जिससे कंपेयर किया उसमें जो था वो मैंने बता दिया कि हाँ कोई नहीं, वो अपना अलग नेचर का काम करती है, दोनों वो का अपना अपना अपना। अपना अपना काम है। राजनीति या परिवार, प्राथमिकता? राजनीति कह दे या सेवा कह दे, जिस आदमी ने 36 साल तक ईद, बकरीद, दिवाली, दशहरा, होली अपने बच्चों के साथ अपने घर में नहीं मनाया, छोटे छोटे बच्चे थे, पहले एक था, फिर 2 हुआ, एक पहले ख़त्म हो गया, एक बाद में ख़त्म हो गई वो लड़की, 2 बच्चे हुए, फिर तीसरा भी पैदा हो गया। मैं सोच रहा था कि तीसरा लड़की होगी, लेकिन वो लड़का हो गया। चलिए, तो वो लड़की मरने के बाद बच्ची बची नहीं, एक पोती हो गई, तो लड़की की कमी अब पूरी हो गई। तो जिस आदमी ने ईद बकरीद अपने घर में ना करके बाहर किया, तो वाइफ से कहता था अगर मेरे साथ करना है तो भाई मैं उस गांव में हूँ, आ जाओ। आज बलिया के सिकंदरपुर में हो, आ जाओ। आज अम्बेडकर नगर के जैनुद्दीनपुर में हो, आ जाओ। आज मैं हल्द्वानी में हूँ, उस टाइम पर उत्तराखंड नहीं बना था। तब यूपी है।
2000 से पहले की बात, आओ वहाँ आ जाओ। तो वो लेके अपने भाई के साथ पहुँच जाती थी, हो जाता था, वरना वो अपना अलग बनाते थे, हम अपना अलग, सबके पब्लिक के बीच में। अब फैसला आप कीजिए कि क्या है। मेरे हिसाब से तो काम को प्राथमिकता आपने दी, लेकिन एक परिवार का सपोर्ट आपको मिला पूरा, नहीं ये भी होता तो तो मैं, मेरी पत्नी अगर नहीं करती तो मैं बढ़ ही नहीं सकता था। आगे नहीं और बढ़। पत्नी के अलावा हम 8 भाई थे, पूरा परिवार। चाचा ताऊ के हम 52 भाई थे, 4 बहनें थीं। हमारे दादा बैरिस्टर थे। तो पुरानी छोटी मोटी जिम्मेदारी थी, गांव में रहते थे, फिर शहर में आ गए। तो सर, एक स्पोर्ट्समैन भी है नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अंदर, सिर्फ एक अच्छा नेता ही नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल खिलाड़ी भी है। क्या अभी भी समय देते हैं खेल को? खेल बदल क्योंकि गया, खेलता अभी भी हूँ। अभी पहले भी वॉलीबॉल का खेल खेलता था, अब राजनीति का खेल खेलता हूँ। वॉलीबॉल खेलने का समय भी उतना नहीं मिल पाता नहीं हो? नहीं जा पाता हूँ। नहीं जा पाते हैं। कभी देखने चला जाता हूँ, या फिर मेरे बड़े भाई हैं अच्छा। तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो भी डिफेंस में थे, तो वो मोबाइल में भेज देते हैं कि ये मैच देखो, ये मैच देखो। जब जाता हूँ तो बहुत से रूल्स उसके वो एक नियम बदल गए हैं, खेलने के बहुत से बदल गए। पहले तो हाँ हाँ, हाथ से काफी ही खेलते थे, अब तो पैर से भी पैर से। खेलने लगे। तो बहुत से चेंज हो गए हैं। तो यहीं बैठ के जब टाइम होता गाड़ी में देख करके लुत्फ ले लेता हूँ। नसीमुद्दीन जी, जब नेता किसी पार्टी में जाता है तो सबसे पहले धर्म से जोड़ दिया जाता है। सपोज कोई ब्राह्मण नेता किसी पार्टी में चला गया तो कहा गया कि ब्राह्मण का सियासी खेल बिगाड़ देगा। मुस्लिम नेता चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोटर सपा के पास चला जाए उसको। तो क्या आपके सपा में जाने से कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या इस चीज़ का? ये आप तय करो। मैं भी आपसे जब जो कहता हूँ 2 मिनट में, आप तय करो कि क्या फ़ायदा मिलेगा और मैं मुझको किस कैटेगरी में रखना चाहिए। मैं मुस्लिम हूँ, बेशक मैं रोज़े से हूँ, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, ये मेरा मामला है ना। अभी मैं आपसे कहता हूँ, मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि अगर मुझे अपना सम्मान कराना है तो मुझे दूसरों का सम्मान पहले करना पड़ेगा, तभी मेरा सम्मान होगा। और अगर मैं अपने मज़हब को, अपने धर्म को मानता हूँ दिल से, तो मुझे पहले दूसरे के धर्म की इज्जत करनी पड़ेगी, तब लोग मेरे धर्म की इज्जत करेंगे। अब आपके सामने मैं बात शुरू कर रहा हूँ। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बीइंग मुस्लिम। बिस्मिल्लाह क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरी तरफ हमारे दूसरे भाइयों की वही मानता है, श्री गणेश करते हैं। बिल्कुल। श्री गणेश क्या है? गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजाननं भूत गणाति सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशो कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मेरे पास चारों वेद रखे हैं, श्रीमद् भागवत गीता है, रखी भर नहीं, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, उपनिषद हैं, पुराण हैं, और मनुस्मृति से लेकर पारस स्मृति तक सारी स्मृतियाँ हैं। मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने बाइबिल पढ़ी है, मैंने गुरु ग्रंथ पढ़े हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। कहाँ की? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र के 90 नंबर के श्लोक में। ब्राह्मण वस्त्र मुखामासी बाहु राजन्ना करता तद उर्वैस पदाभ्याम शूद्रो अजैत। आगे मैं अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अरे मुझे तो, मैं सीधी सी बात करता हूँ, एक मुसलमान कवि ने लिखा कि या लकुटिया रुका मरिया पर राज तिहलोकन को चढ़ डालूं, सातों सिद्ध नौ निधकों में, सातों सिद्ध नौ निधकों में नंद की गाय चराए बिसारो। मानस हो तो वही बरस खान, बसों में बज गोकुल में गाँव के ग्वारन, जो पस हो तो यही बस मोरो चरो नित्य नंद के धेनु मझारन, जो खग हो तो बरसेरो करूँ, कभी काल इंदी गोविंद की डारन। कहाँ से बात करें? या मैं रामचरितमानस में आ जाऊँ? बहुत लंबा होगा। तुलसीदास जी जिस जिले के हैं वहीं का मैं भी हूँ, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि जहाँ मिली उस जिले में पैदा हुआ। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो 16 दोहों तक देवी देवताओं की वंदना की, पूजा की, और 17वें दोहे में लिखा कि उदासीन अरमीत हित सुनहि जलहि खल रीत, जान ईमान जुग जोर जन बिनती कृष्ण सप्रीत। अब मुझे आप किस कैटेगरी में रख रहे हैं? इतने ज्यादा आपके ज्ञान में कहीं ऐसा ना हो कुछ कथाकथित मुस्लिम नेता पर आरोप भी लगाना शुरू कर दें? नहीं, कि ज्ञान हासिल करना कोई आरोप नहीं होता है, किसी चीज़ को पढ़ना कोई आरोप नहीं होता है।
गैर खुदा को खुदा मानना कुफ्र है और उसकी माफ़ी नहीं। आप उसमें देखें, हम कुरान की बात कर लेते हैं, कुरान में सीधा सही है कि एक खुदा कहा गया। ऋग्वेद में कहा है, क्या लिखा है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते किंचन नास्ते किंचन नास्ते किंचन नास्ते। अब इस पर क्या ऐतराज लगाएंगे, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब ऋग्वेद में वही चीज़ है जो कुरान में है, तो कौन मेरे ऊपर आरोप लगा देगा? मैं उसी ऋग्वेद की तो बात कर रहा हूँ ना। आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज चुका। की राजनीति तो पूरी बट गई है, अब इसी पर ही राजनीति चल रही है, अलग अलग कर दिया गया है सबको, अलग जब अलग 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 तरीके जाता से। हूँ तो अलग अलग बात करता हूँ ना। जब मुसलमानों में जाता हूँ तो मुसलमानों की बात करता हूँ, और जब शेड्यूल कास्ट में जाता हूँ तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले से लेकर के क्या नाम है, छत्रपति साहू जी महाराज, पूरी एक एक रट डाला है मैंने। मैं कहूँगा तो शायद 4-6 दिन लग जाएंगे। एक अच्छे नेता के ये भी गुण होते हैं। तो आगे चल करके फिर इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इसके बाद मानव कांशीराम साहब। तो देखिए मैंने एक एक पढ़ डाला। अब बैकवर्ड में जाते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज किस बिरादरी के थे, महात्मा ज्योतिबा फुले किस बिरादरी के थे। हर बिरादरी में महापुरुष पैदा हुए। महापुरुषों का ही नाम ले लूँगा तो अभी आधा घंटा उसी में लग जाएगा। हम अपर कास्ट में जाते हैं, अपर कास्ट में जाते हैं, चलो हम ब्राह्मणों के पास जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा ब्राह्मणों के लिए कि दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम चा देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। भाई हम उनके बीच में जाके उनकी बात करते हैं। आप जब तक दिल नहीं जीतेंगे, भाषण तो अच्छा दे देंगे, कन्विंस जब तक नहीं करेंगे, साहब भाषण तो अच्छा बोले 2 दिन में खत्म। भाषण तो मोदी जी भी अच्छा दे देते हैं। अरे वो तो अलग चीज़ है, उनका महान है वो, उनकी महानता के क्या कहना चाहिए। ओवैसी साहब भी अब यूपी में एंट्री कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम अब वहाँ की राजनीति छोड़ के अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी देखेंगे, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ से अच्छी सीटें ले जाएंगे। कुछ सत्यता लग रही है उनकी इस बातों में? कहाँ की राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं ये नहीं समझ में आया अभी। वहाँ की राजनीति छोड़ के अभी आपने कहा तो कहाँ की? नहीं, वहाँ तो वहाँ करने के बाद अब वो चाह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश तक अपना साम्राज्य बनाएं। क्या कहने हो कि सब सीटें हारने के लिए लड़ रहे हैं, या ओवैसी साहब नए नए आए, उनको यही कहना चाहिए? भले ही कोई जीते, आज तक नहीं जीते। अभी 2022 का चुनाव था, तो जब उनसे पूछा जाता तो क्या कह देते, हम सब हार जाएंगे, जीते नहीं है। वो तो कोई नेता नहीं कहता है। जीते तो फिर जो उनको कहना चाहिए वो कह रहे हैं, वो उनका काम है, वो कहे, हमें अपना देखना है। आपको क्या लगता है उनका कहने में कितनी सच्चाई है? मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हम तो सीधा सा हमारा प्रयास है कि पीडीए, जिसको हम बहुजन समाज भी कह सकते हैं, उसको मजबूत करके हमें 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, और अखिलेश यादव जी को दूसरी बार और समाजवादी पार्टी की 5वीं बार इस प्रदेश में सरकार बनाना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जिन्होंने अपनी बातों से इतना तो साफ कर दिया कि भले ही वो इस बात को नहीं मानते हैं कि वो कद्दावर नेता है या नहीं है, लेकिन जो उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, जो उनकी जर्नी रही है राजनीति में, वो बताने के लिए काफ़ी है कि उनका राजनीति में कद क्या है। आप बने रहिए द होला के साथ। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्रुति।